देखिए सब कुछ ओके। आज नया चैप्टर लेते हैं फिजिक्स में, वेव तरंग। वेव तरंग का मतलब क्या है? तरंग भी एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा के रूप में चलती है। और ये तरंग दो तरह की होती है। मुख्य रूप से तरंग वेव दो तरह की हमें मिलेंगी। एक यांत्रिक मिलेगी और एक अनयांत्रिक। यांत्रिक को हम किसी यंत्र से उत्पन्न करेंगे, इसे मैकेनिकल भी बोल सकते हैं। इसको किसी यंत्र से उत्पन्न करेंगे। यंत्र से उत्पन्न होगी और इस तरंग के लिए माध्यम जरूरी होगा। अनियंत्रित की बात करें, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर के बीच में होगी। तरंग दैर्ध्य इस रेंज में रहती है। इस तरह की तरंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, पानी में एक पत्थर डाल दीजिए, जो तरंग उठती हुई जाएगी। बीन या बांसुरी की तरंग, कोई भी ध्वनि हो सकती है, किसी भी तरह की ध्वनि की बात कर सकते हैं, चाहे सितार की ध्वनि, गिटार की ध्वनि, ये सब यंत्र से उत्पन्न हो रही हैं और इनके लिए माध्यम जरूरी है। इस तरह के एग्जाम्पल जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इस तरह की तरंग। अवरक्त, रेडियो तरंग, इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बिना माध्यम की ये चल सकती हैं और इनको उत्पन्न किसी यंत्र से भी नहीं किया जाता है। ये है अनयांत्रिक तरंग। तो दो तरह की तरंगें मुख्य रूप से होती हैं, यंत्र से उत्पन्न हो रही हैं तो यांत्रिक, और बिना यंत्र के उत्पन्न हो रही हैं तो अनयांत्रिक। जब तरंग चलती है तो दो तरह से चलती है। तो चलने के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि दो तरह की तरंगें होती हैं। वो दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? चलने के आधार पर एक तो इस तरह की चलती हुई नजर आती है और एक तरंग इस तरह से चलती हुई नजर आती है। ये दो तरह की तरंग और होती है। ये टाइप इन्हीं तरंग, इनमें से कोई सी भी तरंग हो सकती है। इस तरह की यांत्रिक तरंग भी हो सकती हैं, अनियांत्रिक तरंग भी हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या मतलब है अनुप्रस्थ तरंग का? तरंग का कंपन
इस तरह से है और तरंग की गति आगे के लिए है। तो जब तरंग का कंपन उसकी गति से लंबवत होता है, तरंग की दिशा से लंबवत होता है, तो उसे अनुप्रस्थ कहेंगे। तरंग की दिशा के लंबवत कंपन, जब ये तरंग चलती है तो कहीं पास पास होती है, कहीं दूर दूर होती है। इसमें जो घने होते हैं उनको बोलते हैं संपीड़न, और जो दूर दूर होते हैं उसको कहते हैं विरलन। ऐसे इसमें जो उठे हुए होते हैं इनको बोलते हैं सरंग, और जो नीचे को धसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं गर्त। तो ये जो तरंग है अनुप्रस्थ, ये चलती है सुरंग और गर्त के रूप में। सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, जबकि ये वाली जो तरंग होती है ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। यहां पे कंपन क्या थे? जो कंपन है तरंग की दिशा के लंबवत नहीं होते हैं, तरंग की दिशा में कंपन होते हैं। तरंग भी इधर को ही चल रही है और ये कंपन भी ऐसे ही हो रहे हैं। तरंग की दिशा में या तरंग के समानांतर जब कंपन होते हैं तो उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। तो चलने के आधार पर ये दो तरह की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि सितार में देखने को मिलता है, सितार में, गिटार में, बीड़ा में, इस तरह के जितने भी तार वाले वाद्य यंत्र हैं उन सभी में देखने को मिलेगा। कुएं की या जल की सतह पर भी इस तरह की तरंगें दिखाई देती है। रस्सी को बांध करके हिलाने पर रस्सी में भी इस तरह की तरंग दिखाई देती है। रस्सी में जो लहर चलती है हिलाने पर, वो भी इसी तरह की तरंग है। अब एक आता है ध्वनि में भी क्या ऐसी चलती है? प्रकाश में भी ऐसी चलती है? हाँ, प्रकाश में तो ऐसी ही चलती है। प्रकाश में इसी तरीके की होती है, जबकि ध्वनि में इस तरह की होती है। ध्वनि में स्प्रिंग में, स्प्रिंग को आप खींच करके छोड़ दीजिए तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होंगी। ये जो उत्पन्न की जाती हैं ये तरंगें केवल या तो ठोस में उत्पन्न होती हैं या द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है। या तो ठोस में अंदर उत्पन्न होंगी या द्रव की सतह पर उत्पन्न होंगी, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ये सभी माध्यम में उत्पन्न होंगी। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग पूछ लिया जाता है। एक इसमें दूरी भी पूछ लेता है, सुरंग से सुरंग तक की दूरी। एक सुरंग से दूसरे सुरंग की जो दूरी होती है उसे लैम्डा कहते हैं। सुरंग और गर्त के बीच की दूरी λ/2 हो गई। सुरंग और गर्त के बीच की दूरी आधी हो जाएगी सुरंग की। ये एक पूरा एक कंपन माना जाता है। एक तरफ को जाकर के, जैसे यहां से चालू हुई तो यहां से पहले एक साइड को पूरा जाना और फिर उसके बाद दूसरी साइड को जाना, फिर यहीं पर आ जाना, ये एक कंपन है।
और ये जो मैक्सिमम दूरी है ये इसका आयाम है। जैसे दोलन में हम बात कर रहे थे, दोलन में जब लोलक जब दूर जाता है तो ये मैक्सिमम दूरी इसका आयाम होती है, और एक साइड जाने के बाद दूसरी साइड जाने के बाद फिर वापस आ जाना, ये एक दोलन कहलाता है। और एक दोलन में जो समय लगेगा वो इसका दोलन काल होता है, ये आवर्त काल होता है। जहां से चली थी वहीं फिर से आ जाना, ये एक, इसमें जो टाइम लगेगा वो आवर्त काल हो गया। एक सेकंड में इस तरह के कितने चक्कर लगा लेगी, कितने दोलन कर लेगी, ये इसकी आवृत्ति होगी। जब ये उत्पन्न की जाती है तो ये ज्यादा आयाम की होती है। लगातार जैसे जैसे आगे चलती जाती है आयाम लगातार कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ऊर्जा क्षय हो जाती है और ये खत्म हो जाती है। तो लगातार आगे बढ़ने पर आयाम कम होता जाएगा क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता जाएगा। तो जितने बड़े स्रोत से ये उत्पन्न होगी उतना ही इसका आयाम ज्यादा होता है। तो जो दूर तक आवाजें भेजी जाती हैं उनका आयाम ज्यादा रखा जाता है ताकि वो दूर तक जा सके। ये हो गई अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। इस आधार पर ये दो तरह की तरंगें थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, कौन सी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो इस आधार पर तीन तरह की ध्वनियां होती हैं सुनाई देने के आधार पर। एक होती है अपश्रव। अपश्रव कह सकते हैं इसको, इंफ्रासोनिक कह सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, अपश्रव तरंग या इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती है? एक मिनट रुकिए। इंफ्रासोनिक वेव वो होती हैं जिनकी जो तरंगदैर्ध्य है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये 20 हर्ट्ज से कम तरंगदैर्ध्य की होती है। जब 20 हर्ट्ज से कम की होंगी तो हमारे कान पर ये कोई असर नहीं डाल पाएंगी, हमारे कान के पर्दे को हिला भी नहीं पाएंगी क्योंकि बहुत कम है। यही कारण है कि मनुष्य इनको नहीं सुन सकता। क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम है, 20 हर्ट्ज से भी कम की है। तो फिर कौन इन्हें सुन सकता है? इन्हें कुछ कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, इस कैटेगरी के जंतु सुन लेते हैं। इस तरह की तरंग होती कौन कौन सी हैं? जैसे कि भूकंप की तरंग है। भूकंप की तरंग को नापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं ये। कुत्ता, बिल्ली, चूहा इनको जान लेता है भूकंप की तरंग को। हृदय की धड़कन, ये भी हम नहीं सुन पाते। स्टेथोस्कोप से इसका पता लगाते हैं। तो अपसर्प तरंग वो है जिसका हर्ट्ज बहुत कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। हमारे कान के पर्दे पर ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती, हमें सुनाई नहीं देती है। दूसरी तरंग है इसमें श्रव्य तरंग, सोनिक वेव। नाम से ही पता लग रहा है कि इनको हम सुन पाएंगे। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। इनको मनुष्य सुन सकता है, केवल इन्हीं तरंगों को मनुष्य सुन सकता है।
बाकी और कोई सी नहीं। सामान्य रूप से जो हमारे कानों पर जो इतनी ध्वनियां सुनाई देती हैं वो इसी रेंज की होती हैं, और इसके अलावा ना जाने कितनी ध्वनियां वातावरण में हैं, कितनी हमें सुनाई नहीं देती हैं। ये 20 और 20,000 के बीच की ही सुनाई देती हैं। लेकिन इन ध्वनियों को चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है। जो सोनिक होती हैं इनके लिए माध्यम जरूरी होता है, यानी जहां माध्यम की जरूरत नहीं है वो ध्वनियां हमें कभी सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पर कोई ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वह ध्वनि को चलने के लिए माध्यम नहीं है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो ये हो गया श्रव्य तरंग, सोनिक, सोनिक वेव हो गई। इनमें कभी भी ध्रुवण नहीं होता है। इन तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है कभी भी। पोलराइजेशन इनमें देखने को कभी नहीं मिलेगा। तीसरी कैटेगरी की होती है पराश्रव्य तरंग। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वही है ये अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, इनका हर्ट्स 20,000 हर्ट्स से ज्यादा होता है। 20,000 हर्ट्स से ज्यादा की होती हैं, यानी इनका प्रभाव इतना होता है हमारे कानों पर कि ये परावर्तित हो जाती है। आती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। जो पहली वाली आई थी उन्होंने कान के पर्दे को भी नहीं हिलाया। दूसरी हमें सुनाई दी, ये तीसरे टाइप की जिसमें पर्दे से वापस हो जाती हैं, इतनी तेज होती हैं मनुष्य इनको भी नहीं सुन सकता। इस तरह की तरंगें कहां देखने को मिलती हैं? चमगादड़ में निकलती हैं इस तरह की तरंग। चमगादड़ चलते 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 अवरोध आने पर वापस हो जाती है। इस क्रिया को इको लोकेशन कहते हैं। चमगादड़ का टकरा करके वापस लौट आना, जा करके वापस लौट आती है, ये होती है चमगादड़ में शक्ति। एक चिड़िया है जो वापस भी उड़ लेती है, उल्टी उड़ लेती है, बिल्कुल जैसे ये जा रही है और जाते जाते ही बैक हो जाएगी, जाते जाते ही उल्टी उड़ लेगी। हमिंग बर्ड होती है वो, आगे को चल रही है पीछे को चली जाएगी, उल्टी उड़ लेती है। लेकिन यहाँ क्या है, वापस आएगी लौट करके, चलेगी आगे को ही, लौट करके वापस आएगी टकराव होने पर। इको अवरोध को देख करके वापस हो जाती है, इको लोकेशन कहते हैं। चमगादड़ में इस तरह की ध्वनि दिखाई देती है। गाल्टन की सीटी, एक सीटी होती है जो फिजिक्स की लैब में देखने को मिलेगी, गाल्टन की सीटी, इससे भी इस तरह की तरंग निकाली जाती है। दाब विद्युत प्रभाव, पीजो प्रभाव भी कहते हैं इसको, दाब विद्युत प्रभाव, या इसको पीजो इफेक्ट भी कह देते हैं, पीजो प्रभाव। ये कहां देखने को मिलता है प्रभाव? इसमें एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, देखा है ज्यादातर जो दीवार की घड़ियां हैं उनमें क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है, उसकी कंपनी के नीचे क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उसमें प्रयोग किया गया है, और वो इसी तरीके की सिद्धांत पर काम कर रही है, पीजो प्रभाव पर काम करती है। इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज उपचार में करते हैं। तमाम सारे उपचार आजकल इसी तरीके से हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। इससे जीवाणुओं को नष्ट भी किया जाता है, जीवाणु नष्ट किया जाता है। जैसे नवजात शिशुओं को जो मशीन में रखा जाता है वो जीवाणुओं को भी नष्ट किया जाता है उससे। हमारी ट्यूबलाइट भी जीवाणुओं को नष्ट करती है घरों के अंदर, उससे भी इस तरह की तरंगें निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रावायलेट भी निकलती हैं, अल्ट्रासोनिक भी निकलती हैं, बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। तो इससे उपचार भी किया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट भी किया जाता है।
ये हो गया पराश्रव्य तरंग, ये वापस लौट जाती है, 20,000 से ऊपर होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। अब किसी भी ध्वनि को देखने के लिए, जब भी किसी ध्वनि का अध्ययन करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें देखते हैं। किसी भी ध्वनि की क्वालिटी देखने के लिए, उसके गुण देखने के लिए 3 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखी जाती है उसकी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता को प्रबलता भी कह सकते हैं। जितने भी एम्पलीफायर होते हैं, जहां साउंड सिस्टम होते हैं, वहां पर लिखा भी होता है, वहां पर लोडनेस लिखा होता है। लोडनेस कहते हैं, लोडनेस बढ़ा दीजिए इसकी, इसको इंटेंसिटी भी कह देते हैं। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, इंसेंटिस भी कह सकते हैं इसको। इससे क्या होगा, जब ध्वनि चलेगी तो हमें मालूम है कि ज्यादा आयाम की चलती है, फिर आयाम कम होता चला जाता है लगातार। पहले जिस स्रोत से ये निकलेगी, लगातार ये कम होता जाता है आयाम। तो प्रबलता का मतलब क्या है, कितना उसका आयाम है। यानी ये जो निर्भर करेगी, ये सीधे सीधे आयाम पर निर्भर करेगी। आयाम बढ़ा देने से प्रबलता भी बढ़ जाती है। यानी इसकी जो निर्भरता है वो निर्भर करती है किसी भी स्रोत के आयाम पर, किसी भी तरंग के आयाम पर। आयाम बढ़ जाएगा तो ये प्रबलता, लोडनेस, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और आयाम किस पर निर्भर करता है, आयाम ज्यादा जब होगा जब स्रोत का आकार बड़ा होगा। ये स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल अनुक्रमणपाती होता है, ये भी अनुक्रमणपाती होती है। यानी स्रोत का आकार बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगी, यानी तीव्रता बढ़ेगी उसकी। तो जितने बड़े स्रोत होते हैं उन्हीं से ज्यादा तीव्रता की ध्वनि निकाली जाती है। बड़े स्कूलों में बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं ताकि दूर तक आवाज पहुंच जाए, हर कमरे तक आवाज पहुंच जाए। छोटी घंटी ज्यादा दूर तक आवाज नहीं पहुंचा पाएगी, यानी तीव्रता बड़े घंटे की ज्यादा होती है। अगर हम स्रोत का आकार बढ़ा दें तो इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। स्रोत का, हम अगर माध्यम का घनत्व बढ़ा दें, माध्यम का घनत्व बढ़ा दें, जैसे कि लोहे के लट्ठे में अगर वो आवाज को भेजा तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। ट्रेन की आवाज वैसे नहीं आ रही होती है, लेकिन रेल की पटरी में हमें आवाज सुनाई देती है, क्योंकि घनत्व बढ़ गया। घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका तीव्रता बढ़ता जाएगा। और या फिर हम दूरी कम कर दें, अपने निकट रख लें, तो भी तीव्रता बढ़ जाती है। इसको नापते किस में है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बल, लेकिन जो नापते हैं वो डेसीबल में नापते हैं। डेसीबल, बल का मतलब यहां फोर्स नहीं है, ये डेसीलीटर, मिली, सेंटी, डेसी, वही डेसी है, ये डेसीबल में नापा जाता है। बल निम्न में से किसकी इकाई है, पूछ लेता है बल किसकी इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है बल। ये बल फोर्स नहीं है, ये डेसीबल है। अब अलग अलग जगह तीव्रताएं अलग अलग होती हैं, पूछ लेता है कि इसकी तीव्रता कितनी होती है। जैसे कि तीव्रता की बात करते हैं, ध्वनि तीव्रता है, हर चीज की तीव्रता अलग अलग होती है। तो हमसे तमाम नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ जरूर कर लेनी चाहिए। अगर हम आपस में फुसफुसा रहे हैं तो फुसफुसाहट में भी 20 हर्ट्ज की, यानी डेसिबल में नापेंगे, यहाँ 20 डेसिबल की ध्वनि सुनाई देगी, 20 डेसिबल फुसफुसाहट में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जगाने के लिए कितने की जरूरत होती है, जगाने के लिए कम से कम 50 डेसिबल की जरूरत होती है।
सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की आवाज जरूरी है। जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, सामान्य रूप से किसी से भी बात करते हैं, वो 65 डेसिबल की होती है। एम्पलीफायर क्या करता है? यही तीव्रता बढ़ा देता है, लूडनेस बढ़ा देता है। जो इतने बड़े बड़े जो लगाए जाते हैं, स्पीकर लगाए जाते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं, उनकी तीव्रता बढ़ा दी जाती है। इस तरह से हमारे कान की अधिकतम सहन शक्ति कितनी है? हमारा कान कितना सहन कर लेगा? हमारा कान अधिकतम 80 सहन कर सकता है, और 80 से ऊपर अगर 85 हो गई तो हमारा कान बहरा हो जाएगा। 85 हो गई तो बहरा हो जाएगा। वैसे सामान्य रूप से ये जो बड़े बड़ी चीजें हैं, जैसे वायुयान है, वायुयान की कितनी होती है? इसकी 85 ही होती है, 85 होती है। जो ट्रक ट्रैक्टर जो चल रहा है, जो वाहन चल रहा है, मोटर वाहन चल रहा है, मोटर वाहन चाहे कोई सा भी, ट्रक हो चाहे मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, इनकी सबकी, और यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा की, इसका भी 110 होता है, डेसिबल 110 होता है। ये बात अलग है कि दूर जाते जाते वो कम हो जाता है। जो सायरन बजाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, 120 होती है इसकी। जेट विमान की 150 डेसिबल होती है, और रॉकेट की या मिसाइल की 180 होती है। WHO ने कितनी डेसिबल रखी है इसकी? WHO का मानक क्या है एक सामान्य रिहायशी इलाके में? रिहायशी इलाके में 45 डेसिबल की निर्धारित की गई है। 45 डेसिबल एक रिहायशी इलाके में होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जगाने के लिए 50 होती है। अगर 45 से ऊपर गई तो फिर लोग सोते हुए जाग जाएंगे। आराम करने के लिए पूरा ध्वनि का एक मानक होना जरूरी है। तो 45 डेसिबल ये WHO ने निर्धारित की है। ये भी पूछता रहता है। ये ध्वनि की तीव्रता हो गई। तो सबसे पहले कभी भी क्वालिटी जब देखी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता देखी जाती है। इसके बाद दूसरी चीज देखी जाती है पिच। जब भी एम्पलीफायर को हम सेट करते हैं तो पहले लूडनेस सेट करते हैं, कितनी दूर तक हमें आवाज लेकर जानी है। उसी हिसाब से स्पीकर लगाते हैं कि स्पीकर कितने बड़े लगने चाहिए, तो कितनी दूर तक हमें आवाज लेके जानी है, कितने लोगों के बीच में लेके जानी है। दूसरी चीज होती है तारत्व। तारत्व को पिच कहते हैं, इसको पिच कह सकते हैं, तारत्व। अभी जो हम तीव्रता की बात कर रहे थे उसमें आवाज कितनी दूर तक जाएगी, आवाज कितनी दूर तक जाएगी, कानों पर कितनी तेज लगेगी। अब हम बात कर रहे हैं आवाज की मोटे या पतले की, कि आवाज कितनी मोटी होगी कितनी पतली होगी। तो वो उसकी देखी जाती है तारत्व। आवाज मोटी पतली, किसी की मोटी है आवाज, किसी की पतली आवाज है। पतली आवाज को हम तीक्ष्ण आवाज भी कह देते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब तीव्रता नहीं है, तीक्ष्ण का मतलब तारत्व है। तीक्ष्ण, चुभेगी कितनी, चुभन। पतली का मतलब चुभन, हमारे कानों पर जो चुभन आएगी वो पिच है। अगर किसी की आवृत्ति ज्यादा है, पिच ज्यादा है, पिच ज्यादा कब होगी, इसके लिए एक कंडीशन है। पिच ज्यादा कब होगी, तो आयाम से इसका कोई मतलब नहीं है। जो तरंग जो चल रही है इस आयाम से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है आवृत्ति से, कि एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगा रही है, पर मिनट कितना चक्कर लगा रही है, पर सेकंड कितना चक्कर लगा रही है इधर उधर, ये होती है आवृत्ति। तो पिच किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। ये निर्भर करती है आवृत्ति पर।
क्या मतलब है? आवृत्ति अगर बढ़ा दी तो पिच बढ़ जाएगी, ज्यादा चुभन होगी आवृत्ति बढ़ने पर। और आवृत्ति जब बढ़ेगी, पिच ज्यादा होगी, तो आवाज कैसी होगी? हमारी आवाज पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, यानी आवाज तीक्ष्ण होती जाएगी, चुभन वाली होती जाएगी, जैसे जैसे पिच बढ़ती चली जाएगी। तीक्ष्ण को सिरिल भी कह देते हैं, ये शब्द भी लिख लीजिए, हो सकता है इस तरह से पूछ ले, सिरिल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? महिलाओं की पिच ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, मच्छर की पिच ज्यादा होती है शेर की अपेक्षा, शेर की आवाज की अपेक्षा मच्छर की ज्यादा होती है, पुरुषों की आवाज की अपेक्षा महिलाओं की पिच ज्यादा होती है। जितनी आवाज पतली होगी उतनी ही चुभन वाली होगी, पतली होगी, तीक्ष्ण होगी, सिरिल होगी। और अगर हम ये कहें कि आवाज ये पिच कम, तो पिच कम कब हो जाती है? ये भी देख लीजिए, पिच कम कब हो जाती है? पिच कम होगी तो आवाज मोटी हो जाएगी, आवाज मोटी हो जाएगी, यानी आवृत्ति उसकी कम हो जाएगी। मोटी को बोलते हैं ग्रेव, आवाज मोटी हो जाती है ग्रेव, जैसे कि गला बैठने पर ग्रेव हो जाती है, गला बैठ जाने पर आवाज मोटी हो जाती है। तो लगातार ज्यादा बोलने पर क्या फर्क पड़ता है? पिच कम होती है, पिच ज्यादा होती है, तो पिच कम होती चली जाती है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी पिच कम होती चली जाती है। गायक कलाकारों की पिच ज्यादा होती है सामान्य लोगों की अपेक्षा। ये हो गया तारतम्य। आवाज जितनी चुभन वाली होगी, जितनी पतली होगी, उतना ही उसका पिच ज्यादा होगा। एक चीज और देखी जाती है, किसी ध्वनि की गुणता, उसकी गुणता देखी जाती है, ध्वनि की गुणता, ध्वनि की क्वालिटी। इससे क्या चीज पता लगेगी? इससे यह पता लगता है कि ये साउंड किस व्यक्ति की है। क्योंकि अगर किसी भी साउंड की बिल्कुल समान प्रबलता है, प्रबलता या तीव्रता है बिल्कुल समान, और उसकी समान पिच है, पिच भी सेम है और लोडनेस भी सेम है, तो उनकी आवाज क्या बिल्कुल सेम लगेगी? कैसे पता लगेगी कि ये अलग आवाज है, ये अलग आवाज है? हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये आवाज ऑर्केस्ट्रा की है, ये आवाज सारंगी की है, ये सितार की है, ये गिटार की है? हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये चाचा की है, ये ताऊ की है, ये मामा की है? फोन पे बात करते हुए भी हम पहचान लेते हैं, रिकॉर्डेड आवाज में भी हम पहचान लेते हैं ये किसकी आवाज है। लोग दूसरे की आवाज निकाल लेते हैं, मिमिक्री, दूसरे की आवाज निकाल लेते हैं। वो क्यों? वो क्वालिटी चेंज करना जानते हैं। अगर क्वालिटी चेंज हो गई तो आप किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं, तो ये होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी किस बात पर निर्भर करेगी? कैसे? तो ध्वनि में अंतर आ जाता है, तो ये समान होने पर भी ध्वनि अलग अलग होती है, ध्वनि में अंतर होता है। और वो अंतर किसके कारण होता है? वो अंतर होता है क्वालिटी के कारण। उनकी ध्वनियों में अंतर होता है और काफी अंतर होता है, वो क्वालिटी के कारण होता है। यानी किसी भी ध्वनि को अलग डिफरेंस करने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी है, तीनों चीज जरूरी हैं। ये जो निर्भर करती है, एक चीज और लिख लीजिए, किस बात पर निर्भर करेगी? ये निर्भर करती है अधिस्वर,
अधिस्वर की संख्या कितनी है। ये जब ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे संगीत के बारे में तब ये अधिस्वर आते हैं, संगीत में पढ़ने को मिलते हैं। अधिस्वर की संख्या के आधार पर क्वालिटी चेंज होती है। अब किसी ने अधिस्वर की संख्या मिला दी तो ये उसकी आवाज को निकाल सकता है। अधिस्वर की संख्या पर निर्भर करेगी और उसके क्रम पर निर्भर करेगी, अधिस्वर के क्रम पर भी निर्भर करेगी और उनकी अपेक्षित तीव्रता पर भी निर्भर करेगी। 3 चीजों पर निर्भर करती है। अधिस्वर की संख्या कितनी है, उनका क्रम क्या है और उनकी अपेक्षित तीव्रता क्या है। ये अधिस्वर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, वैसे यहाँ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसको जानना चाहते हैं तो इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। ये इस तरह की जो डिटेलें हैं ये आपको रन फॉर एफिशिएंसी पर मिलेंगी। अगर ज्यादा गहराई से अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां तो बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल नपा तुला मिलेगा। रन फॉर एफिशिएंसी पर इसी की गहराई जाएंगे, किसी भी एक टॉपिक की डीप में जाएंगे, क्योंकि ये पूरा कवर भी करना जरूरी है एग्जाम तक। तो एग्जाम तक कवर करने के लिए ज्यादा डीप नहीं जा सकते। ये डीप जाने के लिए ये रन फॉर एफिशिएंसी पर मिलेंगी, आपको वीडियो मिलेंगी छोटी छोटी, जैसे केवल अधिस्वर पर ही मिल गई, केवल क्वालिटी पर मिल गई वीडियो, इस तरह की वीडियो वहां मिलेंगी। तो ये अधिस्वर के कारण उसकी संख्या, क्रम और अपेक्षित तीव्रता अधिस्वर पर डिपेंड करती है। ये पिच सेम होगी, प्रबलता भी सेम होगी, लेकिन फिर भी ध्वनि में अंतर होता है। हम पहचान लेते हैं कि ये सितार की आवाज है या गिटार की आवाज है, सारंगी की आवाज है या बीड़ा की आवाज है। तो इनकी आवाज में अंतर इन चीजों से पता लगता है। मामा बोल रहे हैं या चाचा बोल रहे हैं, किसकी आवाज है। अब बात करेंगे इको की। इको प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इको। कंफ्यूजन होता है रिजोनेंस, अनुनाद और प्रतिध्वनि में क्या मतलब है इन दोनों का। जब किसी ध्वनि का आयाम, जो ध्वनि के आयाम हैं और वहां पर जो वायु है उसका आयाम, यानी इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति अगर किसी भी तरीके से बराबर हो गई या कुछ गुनी हो गई, जैसे 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी, तो क्या होता है, ये आयाम मैक्सिमम हो जाता है। उस स्थिति में इसको अनुनाद कहेंगे। और यहां पर क्या होता है, आवाज बढ़ जाती है, आयाम तेज आता है, आवाज गूंजने लगती है। तो जो गूंज है वो तो है अनुनाद। हॉल के अंदर आवाज गूंज रही है, कुएं के अंदर आवाज गूंज रही है, तो ये है अनुनाद। कोई गायक कलाकार कप प्लेट को खनखना रहा है अपनी आवाज से, खिड़कियों की शीशे तोड़ रहा है अपनी आवाज से, तो वो है गूंज, अनुनाद। कुएं में जो आवाज हमारी तेज हुई, गिलास के अंदर हमारी आवाज तेज हुई, वो है अनुनाद, गूंज है। तो गूंज अलग चीज है। और प्रतिध्वनि का मतलब है कि जो हमारी साउंड जा रही है, अगर कहीं आगे अवरोध है तो ये इससे टकरा करके वापस लौट आएगी। तो आवाज का अवरोध से टकराकर वापस लौट आना, अवरोध से टकराकर वापस लौट आना, तो ये है प्रतिध्वनि। जो वापस लौटेगी निश्चित रूप से उसका आयाम कम हो चुका होगा, लगातार उसका आयाम कम होता जाता है। यानी ये कह सकते हैं उसकी तीव्रता
लगातार कम होती जाती है। प्रतिध्वनि में तीव्रता कम हो जाती है, आयाम कम हो जाता है। यहां आयाम कम हो जाता है और यहां पर आयाम बढ़ जाता है। देखिए दोनों में बिल्कुल उल्टा है। अनुनाद में आयाम बढ़ जाता है और यहां आयाम कम हो जाता है। यहां तीव्रता बढ़ जाती है, यहां तीव्रता घट जाती है। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो किसी भी अवरोध से टकरा करके आवाज वापस लौट आना, ये इको कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये परावर्तन के नियम पर काम करती है। इसके अंदर जो सिद्धांत काम करता है बिल्कुल ठीक परावर्तन करता है। परावर्तन का मतलब यही है, किसी भी दृढ़ सतह से टकरा करके तरंग का वापस लौट आना अपने ही माध्यम में। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है इको। बेस्ट इको के लिए एक फिक्स दूरी होनी चाहिए। वेस्ट इको कब होता है? ये सबसे अच्छी इको की ध्वनि, स्पष्ट ध्वनि, स्पष्ट इको के लिए एक निश्चित दूरी जरूरी है। स्पष्ट इको के लिए कहते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए ये दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर इतनी दूरी पर अगर कोई अवरोध है तो बिल्कुल स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। जैसे कि आप शिमला जाएंगे या मंसूरी जाएंगे तो वहां कुछ पहाड़ियों पर इको पॉइंट बना रखे हैं। वो इको पॉइंट इस तरह से है कि कोई पहाड़ी इतनी दूरी पर वहां होगी और वहां जो भी आवाज लगाई जाती है वही आवाज वापस सुनाई देती है। तो ये इको पॉइंट है। किसी भी ध्वनि का जो हमारे मस्तिष्क पर जो असर होता है वो 1/10 सेकंड होता है, या इसको 0.1 सेकंड भी कह सकते हैं। हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि का जो इफेक्ट होता है 0.1। तो इसका हम यूज भी करते हैं इको का। इको का यूज कहां करेंगे? जैसे कि वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में, इससे वायुयान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जाती है, कितनी दूरी पर है। इको के सिस्टम से ये चीजें पता की जाती हैं। अब बिल्कुल एक चीज और कंफ्यूजन करती है इन्हीं की तरह, उसे कहते हैं अनुरणन काल। ये क्या चीज है? ये भी कुछ इससे मिलती जुलती चीज है, अनुरणन काल। रिवर विरेशन, इसको रिवर विरेशन भी कह सकते हैं। रिवर विरेशन, अनुरण काल, क्या मतलब है इसका? आपने ध्वनि स्रोत बंद कर दिया, ध्वनि स्रोत बंद कर दिया, आवाज लगानी बंद कर दी, लेकिन फिर भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। फिर भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती है। आवाज बंद कर दी लेकिन फिर भी कुछ देर तक आवाज रहती है, वो है अनुरण काल। जितनी देर तक वो आवाज रहती है वो टाइम अनुरण काल कहलाता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बादलों की गर्जन। बादलों की गर्जन काफी देर तक रहती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम अपने खेतों में जब इंजन में या किसी मशीन में जब हथौड़ा मारते हैं तो दो ध्वनि सुनाई देती है। वो दो ध्वनि कौन सी सुनाई देती हैं? एक तो जो हथौड़ा मारा आपने, एक तो इसकी सुनाई हमारे कानों में सीधी सीधी आई, हमारे कानों में सीधे सीधे आई। और एक अगर कोई अवरोध है इससे टकराने के बाद आई, ये कुछ देर के बाद आती है। तो जो देर के बाद आ रही है वो ध्वनि अनुरण काल वाली है या इको वाली है? ये ध्वनि इको है। कुछ देर के बाद आती है, दो ध्वनि सुनाई देना इको पर आधारित है। और कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देते रहना
स्रोत बंद हुआ, रेगुलर सुनाई देते रहना कुछ देर तक, यह है अनुरण काल। बादल आपस में बादल टकराए, टकराने के बाद जो साउंड निकली, तो ये साउंड तो यहां बंद हो गई, लेकिन ये आवाज काफी देर तक आती रहती है, यह है अनुरण काल। तो तीनों में अंतर हो गया, अनुनाद, अनुरण काल और इको, तीनों का क्लियर है। अब बात करेंगे ध्वनि की चाल पर। ध्वनि की चाल सामान्य रूप से 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य रूप से जो देखने को मिलती है 332 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वो तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा कोई चाल होती भी नहीं है। तो सामान्य जो चाल है ध्वनि की वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये किस बात पर निर्भर करेगी, ये चाल बढ़ जाएगी, इसकी चाल, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कब ध्वनि की चाल कब बढ़ जाएगी, जब माध्यम का घनत्व बढ़ जाएगा। अभी आप वायु में हैं, वायु से ज्यादा चाल जल में होगी और जल से ज्यादा किसी ठोस में होगी। गैस से ज्यादा द्रव में होती है, द्रव से ज्यादा ठोस में होती है। अगर हम केवल ठोस की बात करें तो ठोस में भी सामान्य ठोस में कम होगी, जैसे कि हमने सामान्य रूप से ले लिया, चांदी ले ली, चांदी से ज्यादा तांबे में होगी और तांबे से ज्यादा लोहे में होगी। यानी जितना उस धातु का घनत्व बढ़ता जाएगा उतना ही चाल बढ़ता जाएगा। तो सीधी सीधी निर्भर किस पर कर रही है, किसी भी माध्यम के घनत्व पर। तो घनत्व जितना ज्यादा होगा, घनापन जितना ज्यादा होगा, ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होगी। दूसरी निर्भर करती है ताप पर। अगर ताप बढ़ गया तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, गर्मियों में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। और तीसरी चीज निर्भर करती है वायुमंडल की आर्द्रता पर। अगर आर्द्रता, मॉइस्चर बढ़ गया तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में आवाजें बहुत दूर तक जाती है। बरसात के दिनों में रेलगाड़ी की सीटी भी बहुत दूर तक जाती है, सायरन की आवाज भी बहुत दूर तक जाती है। नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे आवाज दूर तक जाती है, क्यों? क्योंकि वहां आर्द्रता ज्यादा होती है। ताप बढ़ेगा तो भी आर्द्रता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, ध्वनि की चाल बढ़ती चली जाएगी। अब ध्वनि की चाल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 332 का भी कुछ और ज्यादा ऊपर हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पराध्वनिक, सुपरसोनिक। पराध्वनिक। तो पराध्वनिक, सुपरसोनिक, इसका मतलब क्या है? ध्वनिक, सोनिक का मतलब क्या है? तो सोनिक तो यही हो गई 332 मीटर प्रति सेकंड की, ये सोनिक हो गई। लेकिन अगर 332 से ऊपर है तो इसे नापेंगे हम मैक नंबर में। मैक नंबर में नापते हैं। अगर मैक नंबर 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में है, तो इसे कहते हैं सुपरसोनिक। मैक नंबर 1 और 5 के बीच में है। 1 और 5 के बीच में कैसे आएगा? जैसे कि 664 के वेग से कोई वायुयान जा रहा है, 664 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वायुयान जा रहा है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332। तो उस वायुयान की चाल वटे ध्वनि की सामान्य चाल, तो ये मैक नंबर निकल करके आता है, ये मैक नंबर हो गया। तो ये आया मैक नंबर 2 निकल के। और 1 और 5 के बीच में आ रहा है, तो ये चाल कैसी मानी जाएगी? सुपरसोनिक मानी जाएगी। सुपरसोनिक जितने भी होते हैं, एक और इससे ऊपर की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक
अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। यहां मैक नंबर कितना हो जाएगा? मैक नंबर 5 से भी ज्यादा हो जाएगा। मैक नंबर जब 5 से ज्यादा होता है तो उसे बोलेंगे हाइपरसोनिक। आजकल हाइपरसोनिक भी स्पीड हो गई है। मैक नंबर 1 से 5 तक सुपरसोनिक, 5 से ज्यादा हाइपरसोनिक। जब भी कोई इस तरह की गति होती है तो उसमें तरंग जो निकलती है, पीछे की तरफ एक तरंग सी निकलती है, इस तरंग को बोलते हैं प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग, इस तरह का कोई वायुयान अगर जा रहा है तो उसके पीछे एक तरंग उत्पन्न होगी जिनको प्रघाती तरंग कहते हैं। अगर ये प्रघाती तरंगें किसी भी इमारत से टकरा गई, ये तरंगें किसी भी इमारत से टकरा गई तो उस इमारत को क्षतिग्रस्त कर देंगे। ये बहुत खतरनाक तरंग होती हैं, प्रघाती तरंग बोलते हैं। और यही तरंग अगर समुद्र के अंदर है तो इन्हीं तरंगों को वो तरंग कहते हैं। जैसे पनडुब्बी कोई अगर हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक वेग से चल रही है तो उस समुद्र के अंदर जो तरंगें पैदा होंगी वो तरंगें कहलाएंगी। वायु में पैदा हो रही है तो इनको प्रघाती तरंगें कहते हैं, बहुत खतरनाक होती है। ऐसी तरंगों से इमारत को बचाने के लिए इमारत के ऊपर एक त्रिशूल लगा दिया जाता है, एक त्रिशूल लगा दिया जाता है। त्रिशूल के ऊपर ये तरंगें इकट्ठी हो जाती हैं और इसका कनेक्शन जमीन से कर दिया जाता है। तो इन तरंगों की जो तीव्रता है वो अंदर जमीन में चली जाती है और हमारी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। ये हमारा ध्वनि से संबंधित हो गया, तरंग से संबंधित हो गया। अब अनियांत्रिक जो तरंग हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, उनकी बात करें।